हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखते हैं सीटेट दिसंबर 2022 और 23 के लिए ईवीएस शिक्षण का सीरीज चल रहा है और इसमें कुछ प्रश्नों को हम किए थे और पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर विधि के बारे में चर्चा किया गया था। अब यहाँ से हम लोग चालू करते हैं प्रश्न बनाने के चरण। प्रश्न बनाने के चरण कौन कौन से होते हैं? कोई भी कार्य करने के लिए हमें विधिवत और ढंग तरीका से विधिवत और एक क्रमबद्ध में ढंग तरीके से उसको सजाना होता है। उसके बाद वे क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। जैसे एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि संतुलित मतलब कह रहा है कि एक अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित जो होता है चरण होते हैं। पहला उसमें दिया गया है। इसमें हम लोग एक चीज़ दिमाग में बैठा लेंगे अपने कि जब प्रश्न बनाने के चरण की बात कहेगा तो हम प्राथमिक लेवल के पास पढ़ रहे हैं, यानी 1 to 5। 1 to 5 में दो ऐसा मुख्य तथ्य मुख्य शब्द है जिसको हम ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को बनाएंगे। पहला जो कि 1 से 5 तक बच्चे का यही क्वेश्चन रहता है, 1 से लेकर 5 तक। और दूसरा हमारा क्या रहता है कि एक क्लास का बच्चा जो कि 5 क्लास में पढ़ता है तो 5 क्लास का बच्चा कितने क्लास में पढ़ेगा, यानी 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक, यानी जिस क्लास में है तो 5 5 10, यानी 10 से 11 वर्ष के लड़का रहेगा, हमको मिलेगा प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए। और वो जो भी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए 4 क्लास में पढ़ता है तो एज उसका कितना हुआ? 10 बरिस या 9 बरिस, ये नहीं कहेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और क्लास को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न पत्र को बनाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे अधिक से अधिक समझ सकें, अधिक से अधिक सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है वो बच्चे का मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि कौन से क्लास में है और कितने में उसका मानसिक आयु है, या मानसिक उसकी कितने सोचने समझने की शक्ति है, दिमाग, ठीक है। इसको देखते हुए सारा हम लोग इस प्रश्न पत्र के चरण को प्रस्तुत करते हैं। तो प्रश्न पत्र चरण बनाने से पहले हम लोग एक देखते हैं 2-3 स्टेप है और स्टेप को याद रखिएगा। ये स्टेप जो हमारा होता है क्रम में सजाने के लिए भी आता है सीटेड में। पहला क्या करते हैं? रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी डिजाइन तैयार कर लेते हैं कि हमें इस प्रश्न को बनाने में 4 क्लास के बच्चे का टेस्ट लेना है, ईवीएस का फाइनल ईयर का टेस्ट लेना है। तो उसके प्रश्न पत्र बनाने से पहले उसका क्या करेंगे? रूपरेखा और डिजाइन को तैयार कर लेंगे, ठीक है। पहला हमारा ये। दूसरा क्या है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। जब हम रूपरेखा तैयार कर लेंगे उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसका खाका तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका तैयार करना, ठीक है। अब लिखेंगे उसे प्रश्न लिखना। अब उस खाके पर क्या करेंगे? प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न को अंकित करेंगे, लिखेंगे। अब उसके बाद जब प्रश्न क्वेश्चन लिख लिए तो प्रश्नों का संपादन करना, ठीक है। प्रश्न को क्या करेंगे? संपादन करेंगे। यह कि 1 नंबर का इतना क्वेश्चन, 2 नंबर का इतना क्वेश्चन, 5 नंबर का, 10 नंबर का कितना क्वेश्चन, यानी सभी का जो है नंबरिंग बांटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो जो नंबर बांटे हैं हम प्रश्न का, उस पर अंक योजना लिखना, ठीक है, कि कौन से कितने प्रश्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हमारा रहा किताबी लैंग्वेज, ठीक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आजकल हम लोग को क्या है, दशहरा पूजा का मेला है, इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, कोई भी पंडाल को बनाने के लिए, कोई भी मूर्ति को रखने के लिए क्या करते हैं? पहले हम उसको रूपरेखा डिजाइन तैयार करते हैं। हम लोग समूह में भी चर्चा किए थे। उसी समूह में क्या करते हैं कि रूपरेखा डिजाइन तैयार करते हैं, एक खाका बनाते हैं, ठीक है। रूपरेखा डिजाइन करने के बाद एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, यानी कि इस पंडाल को रखने में कितना सारा खर्च हमारा पाएगा, कहाँ कहाँ पर खर्च, कौन सा कितना पैसा लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि उस पैसे को क्या करते हैं? हम लिखते हैं कि जैसे कि पंडाल में इतना खर्च लगेगा, मूर्ति में इतना खर्च लगेगा, और बहुत सारे लाइट वगैरह सब बहुत सारे व्यवस्था का उसमें कितना खर्च लगेगा, और सबका अलग अलग से क्या करते हैं? हम प्राइस को रख देते हैं कि इतना इतना रहता है। और लास्ट में क्या करते हैं कि इतना पैसा लगेगा, और उस पैसे का क्या करते हैं? हम लोग इकट्ठा करते हैं,
समझ गया कि पहले क्या करते हैं, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्नों का संपादन करना, अंक योजना लिखना, ये आपका आता है। ये सीरियल वाइज भी सजाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि प्रश्न का प्रकार, अब कैसा प्रश्न बनाना है बच्चे का, तो प्राथमिक लेवल पर बच्चा है उसके लिए कैसा प्रश्न बनाएंगे हम लोग। तो मुख्य रूप से प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहला, मुक्त अंतः वाले प्रश्न। मुक्त अंतः वाले कहते नहीं है जाओ विजय भव, ठीक है, उसके बाद कहते हैं यहाँ से तुम्हारा मुक्ति मिल गया, एक लाइन में। कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर मुक्त होते हैं, यानी एक से अधिक यानी मुक्त प्रश्न होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि मुक्त ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं कि प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं, शिक्षार्थी अपने समझ से प्रश्नों का उत्तर देता है, यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आप क्वेश्चन को देने के स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, आपके पास अवसर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं क्वेश्चन का। जैसे क्या तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया, ठीक है, तो बहुत कुछ बता सकते हैं अपना, जितने भी आप स्वतंत्र हैं बताने के लिए। जैसे हम लोग मेला देखने जा रहे हैं कि आज तुम लोग घूम के आए मेला से, तो क्या देखा, तो बहुत सारी चीज़, बहुत सारे जो बच्चे होंगे अपने भावना में बहुत प्रकार के चीज़ों को देखे हैं, बहुत पसंदीदा चीज़ों को, वस्तुओं को देखे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे। आप स्वतंत्र हैं सब चीज़ बताने के लिए। ये होता है प्रश्न बनने के प्रकार, प्रश्नों का प्रकार, ठीक है। आज तुमने क्या खाया, तो बहुत कुछ खाने के बारे में चर्चा कर देंगे। अगला क्या है कि बंद अंतः वाले प्रश्न, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। मुक्त अंतः वाले यानी कि एक से अधिक आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, कितना भी वर्ड में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बंद अंतः वाले प्रश्न में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में से शिक्षार्थी को एक उत्तर चुनना पड़ता है। जैसे बहु विकल्प वाले प्रश्न, बंद अंतः वाले, एक कमरे में बंद रहते हैं तो कहते हैं बहु विकल्प वाले प्रश्न, ठीक है। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को एक उत्तर चुनना पड़ता है। जैसे बहुविकल्प वाले प्रश्न, उपयुक्त प्रश्नों के अलावा प्रश्न निम्न प्रकार के भी होते हैं, इसके अलावा भी प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे दीर्घ लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, निम्नोत्तरीय, हाँ, ये सब प्रश्न हमारा होता है। लेकिन बंद प्रश्न में क्या होता है कि एक ऐसे उत्तर को चुना, जैसे मान लीजिए कि आपका जिला कौन सा है, ठीक है, तो बक्सर, ठीक है। आज आप किस क्षेत्र में जाना घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बोले कि नई बाजार, कोई बोले कि पंडपट्टी, कोई बोले कि सिंडिकेट, कोई बोले कि बाजार में, यानी एक ही आंसर रहना चाहिए कि किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बस एक आंसर, एक लाइन में। बिहार का राजधानी क्या है, पटना, एक लाइन में हो गया। ऐसे हमको प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, किसमें, बंद अंत वाले प्रश्न में। अब देखिए कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्नों के अलावा प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के भी होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न, आगे ना, तथ्यात्मक प्रश्न हम किसको बोलेंगे, ये तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सही या गलत होते हैं। नहीं कहते हैं निम्न में से कौन, इसमें से चुनिए सही या गलत, यस और नो का प्रश्न होते हैं, उसी को कहते हैं क्या, तथ्यात्मक प्रश्न, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें क्या होता है, क्या आपने भगवान को देखे हैं, क्या आपने भगवान को देखे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे कि नहीं, ये सही है कि गलत, तो कितने लोग बोलेंगे सही है, कितने लोग बोलेंगे गलत है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न क्या मानते हैं हम, तथ्यात्मक प्रश्न कहते हैं। अभिसारी प्रश्न, ये कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं। अभिसारी प्रश्न ये क्या होते हैं, अभिसारी ये कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इनका उत्तर एक सीमा के अंदर होता है। जैसे दिन और रात क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमारा कि दिन और रात क्यों होता है, ठीक है, तो इसका एक सीमा के अंदर होता है अभिसारी प्रश्न के अकॉर्डिंग, समझ गया। अब कह रहा है कि अपसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न क्या है भाई, तो कह रहा है कि ये भी कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं। कौन, अपसारी भी प्रश्न कारण बताने वाले होते हैं, बट विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के पश्चात शिक्षार्थी अपने कल्पना से उत्तर देता है। जैसे क्या होगा अगर धरती पर से तेल खत्म हो जाए, इसका मतलब एक से अधिक कारण हो सकता है कि धरती पर से तेल खत्म हो जाए तो बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ेगा, बहुत सारे तकलीफ़ों को झेलना पड़ेगा।
जब हमारे धरती से तेल खत्म हो जाए तो इसका मतलब होता है कि एक से अधिक प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे विश्लेषण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, संश्लेषण करके हम अब सारी प्रश्न के उत्तर बता सकते हैं। कह रहा कि मूल्यांकन वाले प्रश्न में क्या होता है कि ये प्रश्न दो वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं। कह रहा कि ये प्रश्न दो वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की समानता और असमानता को बताएं। यानी कह रहा है मूल्यांकन वाले प्रश्न में कि नहीं होते हैं कि दो को बताना है बंटवा कर, ठीक है, उसका अंतर लिखना है, ठीक है, अंतर और सामान्यता को दर्शाइए, ठीक। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक समानता और असमानता को बताने वाले प्रश्न जो होते हैं मूल्यांकन वाले प्रश्न होते हैं। अगला कह रहा है कि अधिन्यास दत्तकारी विधि अधिन्यास विधि, जो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा कि इस विधि में पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें दत्तकारी अधिन्यास विधि में जो होता है छोटे छोटे खंडों में बांट कर इसको विभाजित करके क्या कहता है, इसमें पाठ्यक्रम को पढ़ा जाता है। इस विधि में कह रहा है कि इस विधि में शिक्षार्थी को एक निश्चित समय में एक कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। क्या कहता है कि दत्त कार्य का मतलब इस विधि में शिक्षार्थी को एक निश्चित समय में एक कार्य करने के लिए पूरा दिया जाता है। कह रहा कि इस विधि में एक अधिन्यास पूर्ण होने पर ही दूसरा कार्य दिया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट कर हुआ कि पहला चैप्टर समाप्त होने के बाद दूसरा चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। इस विधि का मुख्य लक्ष्य अधिगम के विस्तार उपलब्ध कराना, यानी अधिगम में बच्चों को क्या करना, अधिगम ऐसी करानी चाहिए जिसमें बच्चों को क्या मिले, अवसर उपलब्ध हो और उस अधिगम का विस्तार हो, इसलिए ये विधि का प्रयोग करते हैं। और कि इस विधि में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। जैसे हम इसमें कैसे विस्तार होगा और कैसे अवसर उपलब्ध होगा। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है, क्लास में कोई 10 मिनट 15 मिनट के टॉपिक पढ़ाएं और तुरंत उसी समय उस पर क्या करें, क्वेश्चन दें, तो उसमें बच्चे का पकड़ जो होगा बना रहेगा और बच्चे बहुत गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और ज़्यादा उसको अवसर जो होगा उपलब्ध होगा और विस्तृत एकदम अधिगम जो होगा विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत उसको थ्योरी पढ़ाएं, तुरंत क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। आगमन विधि, ये क्या कह रहा है कि आगमन विधि क्या होता है। इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं। क्या कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण को बताया जाता है, तत्पश्चात एक निष्कर्ष बताया जाता है। आगमन विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद तत्पश्चात एक निष्कर्ष बताया जाता है। इस विधि के द्वारा ज्ञान को अस्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। आगमन विधि में जो भी ज्ञान होता है हमारा अस्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। यह विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। कौन? आगमन विधि, ठीक है। अगला कह रहा है निगमन विधि। इस विधि में कई सारे नियम बताए जाते हैं निगमन विधि में, और उसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं या उदाहरण का पुष्टि किया जाता है। किसमें? निगमन विधि में। यानी कि पहले हम बहुत सारे नियम को बताएंगे, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल देकर उदाहरण देकर उसे पुष्टि करेंगे। हालांकि यह विधि सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्रों के ऊपर आधारित होती है। कौन से? सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्रों के ऊपर आधारित होती है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। आगमन विधि बाल केंद्रित हो सकती है, लेकिन निगमन विधि बाल केंद्रित नहीं होती है। कारण कि इस विधि से शिक्षार्थी में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है और आगमन विधि से जो बच्चे सीखता है उसमें सोचने, समझने और कल्पना करने की प्रवृत्ति भी होती है। अगला कह रहा है कि कक्ष में शिक्षक शिक्षण की त्रिकोणात्मक स्थिति होती है। शिक्षण के उद्देश्य अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ और मूल्यांकन, इन तीनों परिस्थितियों से शिक्षक किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बीच में शिक्षण। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण जो होता है, शिक्षण कराता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है। और उस उद्देश्य को अध्ययन, अध्यापन के परिस्थिति के अकॉर्डिंग सिखाता है, ठीक है।
शिक्षण शिक्षक कराता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को अध्यापन कराते समय उसकी एक परिस्थिति के मानकर कराता है। और ये जब उस परिस्थिति में अध्ययन कराता है तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आगे देखते हैं, कह रहा है कि एलिस क्रो ने कहा कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार करना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए अनिवार्य है। यानी कि शिक्षण की ऐसी गतिविधि बनानी चाहिए जो शिक्षण पढ़ाते समय वह प्रभावशाली हो और वह अधिगम सफल हो जाए बच्चे के बीच में। ठीक है, कक्षा शिक्षण और शिक्षार्थी के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञानों का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य की कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता है। आगे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक अभी भावी अध्यापक बनेंगे, अध्यापिका बनेंगे, तो आगे चल के इसमें से ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आता है। शिक्षक के निम्नलिखित विशेषता यानी गुण होना चाहिए। शिक्षक को स्वयं ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को स्वयं ज्ञान होना चाहिए किसी का, तो शिक्षण का और विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षण का स्वयं ज्ञान होना चाहिए और विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बाल स्वभाव व्यवहार और बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। किसका? शिक्षक को बाल स्वभाव व्यवहार और बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थी की अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उनकी रुचि योग्यता और क्षमताओं की पहचानने का भी ज्ञान होना चाहिए शिक्षक के पास। ठीक है, अब कह रहा है कि पाठ्यक्रम के वांछित परिवर्तन में अपनी राय देने का ज्ञान भी होना चाहिए। जब हमारा एनसीईआरटी जब चेंज होता है, जब पाठ्यक्रम हमारा चेंज किया जाता है, तो उसमें बच्चे शिक्षक को ज्ञान देना, ऐसा अगर ज्ञान होना चाहिए कि उसको ज्ञान दिया जाए बच्चे के अकॉर्डिंग। शिक्षार्थी की समस्याओं का तर्क संगत समाधान खोजने का ज्ञान शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। जैसे किसी शिक्षार्थी ने अपने कार्य पूरा नहीं किया तो उसका कारण पता करके उसे उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। ये जो गुण होना चाहिए शिक्षक में होनी चाहिए। शिक्षार्थी की अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कह रहा है कि उचित शिक्षण विधियों पद्धतियों का ज्ञान, क्योंकि किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए उचित विधि का प्रयोग न करने से शिक्षार्थी उस प्रकरण की अवधारणा को नहीं समझ पाता है। ठीक है, शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। मान लीजिए कोई छात्र क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसकी दृष्टिकोण को समझना चाहिए कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों या क्या दिक्कत है उसको, तो उस बात को उसकी सम्मान देना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करने का ज्ञान देना। ठीक है, खास तौर से नवनियुक्त शिक्षक को, जो नए नए शिक्षक होते हैं उनको। ठीक है, कह रहा है कि किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता निश्चित करनी चाहिए। शिक्षार्थी में सहयोग की भावना का विकास करने का ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करे, कैसे सहयोग से रहे, कैसे मिल मिलाप करे, ऐसे भावना का विकास करना चाहिए शिक्षार्थी के अंदर। किसी से द्वेष पैदा नहीं करना चाहिए, किसी से दुश्मनी ना हो, किसी से सबसे मिलजुल कर रहे, ऐसे ज्ञान जो होना चाहिए शिक्षक को एक विद्यार्थी के देना चाहिए। कह रहा है कि मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थी का ज्ञान सीखा या ना सीखा उसका मूल्यांकन तो करेंगे। ऐसे नई नई विधि का खोज करके शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसे ज्ञान देना चाहिए। उस चीज़ का प्रयोग करके उसका ज्ञान परखना चाहिए कि ये चीज़ बच्चा सीखा या ना सीखा। अनुशासन में सहायता करनी चाहिए। बच्चे को तो एनी टाइम अनुशासन में रहना चाहिए। जब तक आप शिक्षक हैं तो ऐसे अनुशासन बनाइए अपने आप से, ऐसे बच्चे के प्रति जिज्ञासा करिए, ऐसे बच्चे के प्रति रुचि उत्पन्न करिए कि आपसे मतलब कि बच्चे अनुशासन के थ्रू पढ़ाई कर सके। ठीक है, एनी टाइम उसमें क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। थैंक यू।
जैसे कि आप लोग ध्यान से सब लोग समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, और अपना फेसबुक पे वगैरह, चाहे ये व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह, या किसी के सामने शेयर कीजिए, किसी के साथ, हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और जहाँ भी दिक्कत हो आपको, तो वीडियो के अंत में, लास्ट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं फिर कि दोबारा सर इसको समझाया जाए, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन इसको लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, कि और इससे अच्छा ढंग से हम लोग बता सकें, समझा सकें। हाँ, आशा करते हैं कि इतना ही तक आप लोग समझ जाएंगे। नहीं कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। यूट्यूब पर आप कमेंट करें। धन्यवाद।